नमस्कार। आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था, कौन सा राजवंश पढ़ा था? हाँ, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 3 राजवंश स्वतंत्र हुए थे। एक पौरव का ब्रह्मपुर राज्य हो गया, और एक गोभिषाण का राज्य हो गया, और एक शत्रुघ्न का राज्य हो गया। ठीक है, आज का जो राजवंश है उसके बाद उन 3 राजवंशों का संभवतः 675 ईस्वी में उनका पतन हो चुका था। विद्वान इस मत से सहमत हैं कि 675 ईस्वी में वो 3 राजवंश खत्म हो गए थे। ठीक है, हर्ष की मृत्यु 647 में हुई थी। उसके बाद उन 3 राजवंशों ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था। उसके बाद लगभग 675 ईस्वी में वो तीनों राजवंश क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे। और उत्तराखंड में एक शक्ति जो है पुनः सामने आई। वह शक्ति जो कि प्राचीन पहले से ही बार बार कोशिश कर रहे थे कि हम उत्तराखंड क्षेत्र पर क्या करें? अधिकार करें, या मुख्य भूमि पर अधिकार करें। वे लोग थे कुड़िंद लोग। ठीक है, वो कुड़िंद बार बार क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि हम अपने क्षेत्र को, खोए हुए क्षेत्र को, जो कुड़िंद सबसे पहले उत्तराखंड पे शासन किए, वही कुड़िंद ये कोशिश कर रहे थे कि हम अपने खोए हुए क्षेत्र को दोबारा प्राप्त कर सकें। ठीक है, उसके लिए उनका प्रयत्न लगातार जारी था। बीच में वो सत्ता प्राप्त भी करते हैं कृतपुर राज्य के रूप में। ठीक है, पुनः फिर कोशिश करते हैं अपनी सत्ता को प्राप्त करने का, और सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आती है। उसी बड़ी शक्ति को कहा जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, जो कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो 3 राजवंश उदय हुआ था, उन राजवंशों के बाद यह राजवंश लगभग 300 शताब्दियों तक शासन किया हुआ है। ठीक है, 300 शताब्दियों तक ये शासन करता है। और इनके बारे में जानकारी, जो इस राजवंश की जो हमें जानकारी मिलती है वो मेनली जागरों से, अभिलेखों से, ठीक है, मौखिक रूप में जो प्रचलित जागर हैं उन जागरों से इनके बारे में जानकारी मिलती है, और अभिलेखों से इनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे बागेश्वर से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, पांडुकेश्वर से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनसे। और कुछ विद्वान भी इसमें क्या लगाते हैं? आइडिया लगाते हैं इनके बारे में। ठीक है, अपने विचार व्यक्त करता है। आइडिया माने अपने विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है, इस राजवंश के बारे में। तो आज है कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसका टाइम पीरियड मैंने लिखा हुआ है 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक। प्रारंभिक यह राजवंश गढ़वाल में था। प्रारंभिक रूप से कहाँ रहा करता था? ये गढ़वाल में इसने शासन किया। और बाद में कहाँ शासन किया? इसने कुमाऊं में शासन किया। कुमाऊं की कत्यूर घाटी में ये आ गए। अच्छा, कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूर घाटी में निवास करने के कारण कत्यूरी भी कहा जाता है। अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत होंगे, क्योंकि जब जागरू में बोला जाता है, गढ़वाल की जागरू में जब वर्णन आता है कत्यूरी वहाँ कार्तिकेयपुर राजवंश का वर्णन आता है, तो वो लोग भी संस्थापक बसंत देव कहते हैं। और हमारे कुमाऊं में जब कत्यूरी की जागर लगती है, वहाँ भी संस्थापक वासुदेव कहा जाता है। ठीक है, और अधिकांश चीज़ें गढ़वाल की जागरू में और कुमाऊं की जागरू में मिलती हैं। ठीक है, थोड़ा शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन वो अधिकांश चीज़ें मिलती हैं। इसलिए अधिकांश विद्वान ये कहते हैं कि कत्यूरी और कार्तिकेयपुर राजवंश एक ही है। ठीक है, तो हम भी कत्यूरी और कार्तिकेयपुर को एक ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट जो अलग होंगे, जो मैच नहीं करेंगे, उनको एक राजवंश इसके बाद फिर से अलग से हेडिंग बना के कत्यूरी राजवंश, जो फैक्ट अलग होंगे उन फैक्ट को लिख लेंगे। ठीक है, जो फैक्ट सेम है दोनों के वंश में, उन्हें कार्तिकेयपुर कत्यूरी में पढ़ लेंगे। इसके बाद कत्यूरी राजवंश के कुछ फैक्ट अलग होंगे तो उनको कत्यूरी राजवंश हेडिंग बना के अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, और विद्वान इसी मत से सहमत है कि कार्तिकेयपुर ही कत्यूरी राजवंश था, और अधिकांश मान्यता यही है। ठीक है, क्योंकि सेम मैच करता है। वहाँ का डाटा, वहाँ की जागरू में जो डाटा है वो भी, और यहाँ की जागरू में जो डाटा है ये भी। ठीक है, तो अगर वहाँ बसंत देव बोला जा रहा है तो यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में वासुदेव बोला जाता है। विद्वान कहते हैं बसंत देव वासुदेव एक ही हो सकता है। ठीक है, चलो, 300 ईस्वी तक शासन किया इसने। प्रारंभिक राजधानी इनकी हुआ करती थी जोशीमठ में हुआ करती थी। कार्तिकेयपुर इनकी प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। ये लोग वहीं से शासन किया करते थे। ठीक है, प्रारंभिक तौर पर। ठीक, और बाद में होते होते अपनी राजधानी कहाँ लेकर आ गए? बैजनाथ लेके आ गए, यानी गढ़वाल से, ठीक है, कुमाऊं लेकर आ गए। ठीक, बैजनाथ में लेके आ गए। बैजनाथ को ही कत्यूर घाटी कहा जाता है। ठीक है, बैजनाथ गरुड़ वाला जो क्षेत्र है वही कत्यूर घाटी का क्षेत्र है, बागेश्वर में। ठीक, द्वितीय राजधानी ये बैजनाथ लेके आए। अच्छा, राजधानी परिवर्तन किसने किया था? नरसिंह देव यह राजधानी चेंज करता है। ठीक है, बैजनाथ कार्तिकेयपुर जोशीमठ से जो बैजनाथ राजधानी लेकर आया वो कौन व्यक्ति था? नरसिंह देव था। ठीक, नरसिंह देव राजधानी को बैजनाथ लेके आया। और राजधानी परिवर्तन का कारण यह है कि जो जोशीमठ है वो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में है, और वहाँ पे लगातार भूस्खलन हो रहा था। भूस्खलन के डर से ये लोग जो है अपनी राजधानी वहाँ से क्या कर गए थे? चेंज कर गए थे। ठीक है, अपनी राजधानी चेंज करके कहाँ बना दी इन्होंने? कत्यूर घाटी में बना दी थी, बैजनाथ में। ठीक है,
अब जैसे कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी वंश चलता है, गढ़वाल में तो इनकी राजधानी बैजनाथ हो गई, कत्यूर घाटी में ले आए थे, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में रणचूला कोट कहेंगे इनकी राजधानी। विद्वान कहते हैं कि रणचूला कोट हो गया, ये कत्यूर घाटी हो गया, सब एक ही स्थान है ये, ठीक है। और एक ही स्थान है तो मतलब तब मैच करता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश, कत्यूरी राजवंश दोनों मैच करते हैं, ठीक है, तब इनका डाटा मैच करता है। अगला, इनका शीतकालीन राजधानी जो था वो ढिकुली में था। शीतकालीन राजधानी कहाँ था इनका? ढिकुली में हुआ करता था, ठीक है। और तो इनकी 3 राजधानियां हो गई। प्रारंभिक राजधानी कार्तिकेयपुर में हो गई, उसके बाद ये बैजनाथ आ गई क्योंकि वहाँ भूस्खलन हो गया था जोशीमठ में, ठीक है। और उसके बाद ये शीतकाल में जब यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ जाती थी, ठीक है, तो ये शीतकाल में कहाँ चले जाया करते थे? ढिकुली में चला जाया करते थे, जो कि रामनगर में पड़ता है, ठीक है, रामनगर के समीप पड़ता है ढिकुली। अगला, इनकी राजभाषा। राजभाषा इनकी संस्कृत हुआ करती थी, ठीक है। राजभाषा कौन सी थी इनकी? संस्कृत राजभाषा हुआ करती थी। राजभाषा उसे कहेंगे जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होती, ठीक है। इनके जो भी राजकाज के काम होते थे, ठीक है, वो सारे जो कार्य होते थे वो सब संस्कृत भाषा में होते थे, लेकिन आम बोलचाल की जो भाषा हुआ करती थी वो पाली भाषा हुआ करती थी, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा कौन सी हुआ करती थी? पाली भाषा, ठीक। और इनकी लिपि हो गई देवनागरी लिपि, ठीक है। ये भी अमूमन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि राजभाषा कौन सी थी, और बहुत बार पूछे भी गए हैं ये, ठीक है। लोक भाषा कौन सी थी और लिपि कौन सी थी, ठीक। अगला, विद्वान इस मत से सहमत होते हैं कि ब्रह्मपुर का जब पतन हुआ 675 ईस्वी में, उसके बाद ही इस राजवंश का उदय हुआ था और 300 वर्षों तक इसने शासन किया था। प्राचीन कुड़िंद ही थे ये, ठीक है। ये राजवंश के लोग जो है प्राचीन काल के कुड़िंद ही थे, जो बार बार प्रयास कर रहे थे कि हम अपनी सत्ता को दोबारा पा सकें, और फाइनली एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आते हैं जिसे कहते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश, ठीक है। इसी कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी कहा जाता है, ठीक है। इसी राजवंश को क्या कहा जाता है? प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी कहा जाता है, ठीक है। प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, देखो प्रथम राजवंश जिसने राज किया, ठीक है, वो है कुड़िंद, ठीक है। प्रथम राजनीतिक वंश, ठीक, वो है कुड़िंद। और प्रथम ऐतिहासिक जिसने राज किया वो है कार्तिकेयपुर। ऐतिहासिक माने जिसके बारे में लिखित में जानकारी मिलेगी, लिखित में जानकारी मिलेंगे, इनके अभिलेख मिलेंगे। लेकिन जो कुड़िंद राजवंश था उसका लिखित में कोई जानकारी नहीं है, और अगर है भी तो पुलिंद वंश के बारे में वो केवल आइडिया मात्र लगाया गया है कि पुलिंद ही कुड़िंद है करके, ठीक है। और जो है इनके बारे में जो जानकारी के स्रोत ज़्यादा हैं, और उनके बारे में जानकारी केवल किससे मिलती थी? उनकी मुद्राओं से, इसलिए उनको प्रथम राजनीतिक कहा गया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले राज किया है, ठीक है। इनको ऐतिहासिक पहला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके बारे में जानकारी लिखित रूप में प्राप्त होती है, जागरू से भी प्राप्त होती है, जानकारी के तमाम स्रोत इनके बारे में अभिलेख आदि प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम करबीपुर कहा गया है, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे ने कार्तिकेयपुर को क्या कहा है? करबीपुर कहा है, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, बीडी पांडे के अनुसार कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम करबीपुर था, और इनके 9 अभिलेख अब तक प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी लिपि जो है कुटिला है, ठीक है। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से कितने अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं? इनके 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। इनकी लिपि कौन सी है? कुटिला। सभी अभिलेखों की लिपि कौन सी है? कुटिला लिपि है, ठीक है। कुटिला लिपि जो होती है, जैसे देवनागरी लिपि है, उसी से मिलती जुलती एक लिपि है। उन्हीं देवनागरी लिपि के अक्षरों को ही ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारे कै ख गै घ लिखे हुए हैं उसी प्रकार के शब्द लिखे गए हैं, लेकिन वो आधे अधूरे शब्द टाइप के मिलते हैं, ठीक है। और सेम हैं उसी प्रकार के, और वो लिपि पढ़ने में भी समझ में भी थोड़ा कम आती है, लेकिन उनमें सुधार करके बाद में उस लिपि को पढ़ने की कोशिश की गई है, ठीक है। और वही लिपि है कुटिला लिपि, ठीक। अगला है इनकी राजधानी जो है, ये बाद में राजधानी कहाँ ले आए थे? अपनी बैजनाथ ले आए थे। बैजनाथ माने कत्यूर घाटी में ले आए थे, ठीक है। कत्यूर घाटी में राजधानी इन्होंने ट्रांसफर किया था, राजधानी स्थानांतरित किया था, इस कारण इनको क्या कहा जाता है? कत्यूरी भी कहा जाता है, ठीक है। इसी राजवंश को, कार्तिकेयपुर राजवंश को ही कत्यूरी राजवंश भी कहा जाता है, ठीक। अगला, इस राजवंश में एक राजवंश है कार्तिकेयपुर राजवंश, ठीक है, एक ही राजवंश है ये, लेकिन इसमें 3 परिवारों ने शासन किया है। 3 परिवार कौन कौन से हो गए? एक बसंत देव का परिवार हो गया, बसंत देव का बेटा, उसका बेटा 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 बना, एक बार बेटे की फिर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर अगला कोई व्यक्ति, कोई नौकर आकर अपने परिवार का शासन स्थापित करता है, फिर उसका बेटा 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 बेटा, फिर वो राज करते हैं, फिर वो बेटे की मृत्यु हो जाती है, फिर एक नया कोई व्यक्ति बाहर से आके वो शासन करता है कार्तिकेयपुर राजवंश में ही। तो 3 परिवारों ने इस प्रकार से टोटल शासन किया। पहला परिवार जो था वो बसंत देव का परिवार था, दूसरा परिवार जो है वो निम्बर का परिवार हो गया, और तीसरा परिवार जो हुआ वो सुलुणादित्य का परिवार हो गया, ठीक है। इन 3 परिवारों के टोटल 14 नरेशों ने उत्तराखंड पर शासन किया। इन 14 नरेशों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। शुरुआत कहाँ से होती है? बसंत देव से, और वहाँ से एक एक करके 14 नरेशों को हम आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। विद्वान कहते हैं कि LD जोशी ये कहते हैं
कि जो लक्ष्मीदास जोशी ये कहते हैं कि जो ये कार्तिकेयपुर के मूल निवासी थे ये अयोध्या से आए हुए थे, ठीक है, मूलतः ये अयोध्या के रहने वाले थे, ठीक है, अयोध्या से उत्तराखंड क्षेत्र में आए हुए थे, ठीक है, इनको अयोध्या का मूल निवासी माना जाता है। किसके अनुसार? LD जोशी के अनुसार, ठीक है। जो हम विद्वान कह रहे हैं यही है, BD पांडे, LD जोशी, ठीक है, जिन्होंने आइडिया लगाए हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, ठीक है, अच्छा खासा रिसर्च किया है। अगला है इनका जो इतिहास लिखा गया है, इनका इतिहास कुछ अभिलेखों का योगदान भी मिलता है, जागरों के अलावा कुछ अभिलेखों का भी योगदान मिलता है। वो अभिलेख हैं बागेश्वर अभिलेख, पांडुकेश्वर अभिलेख और बैजनाथ अभिलेख, ठीक है। बागेश्वर अभिलेख हो गया, बैजनाथ अभिलेख हो गया, पांडुकेश्वर अभिलेख। पांडुकेश्वर कहाँ पड़ेगा? ये चमोली जिले में, और बैजनाथ बागेश्वर दोनों बागेश्वर जिले में पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ के जो अभिलेख प्राप्त हुए किस राजवंश के हैं? अगर कोई पूछे पांडुकेश्वर के अभिलेख किस राजवंश के हैं तो कार्तिकेयपुर राजवंश के हो गए, ठीक है। बैजनाथ के अभिलेख भी किस राजवंश के हैं? कार्तिकेयपुर राजवंश के। और बागेश्वर अभिलेख भी किस राजवंश के हैं? कार्तिकेयपुर राजवंश के, ठीक है। उसके बाद है कार्तिकेयपुर शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किया गया है, ठीक है। कार्तिकेयपुर शब्द का प्रयोग किस ताम्रपत्र में किया गया है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ही कार्तिकेयपुर शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक। अगला है बसंत देव वंश, ठीक है। तो ये हो गया कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। तो इसमें पहला परिवार जो है वो बसंत देव का परिवार था, ठीक है। पहला परिवार किसका परिवार था? इसमें बसंत देव का परिवार था। तो पहला राजवंश पढ़ेंगे हम इसमें बसंत देव वंश या खप्पर देव वंश, ठीक है, क्योंकि बसंत देव संस्थापक था, खप्पर देव को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो पहला राजवंश, पहला राजा हो गया बसंत देव वंश का, बसंत देव के परिवार का पहला राजा हो गया बसंत देव, ठीक। बसंत देव कतुरी वंश का संस्थापक बसंत देव था, ठीक है। मैंने यहाँ पे कतुरी लिख दिया है। कतुरी या कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव था, ठीक है। इस बात की जानकारी कि कतुरी राजवंश का या कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक बसंत देव था, इस बात की पुष्टि कौन करता है? बागेश्वर का अभिलेख जो कि त्रिभुवन राज का है, त्रिभुवन राज का बागेश्वर अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है, लिखित अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बसंत देव था, ठीक है। जबकि जनश्रुतियां ये कहती है, अभिलेख तो कहता है कि बसंत देव शासक था, जनश्रुतियां ये कहती हैं कि कार्तिकेयपुर, जनश्रुति के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक वासुदेव था। जनश्रुतियां माने वही जागर, जागर में बसंत देव को क्या बोला जाता है? वासुदेव बोला जाता है, ठीक है। जनश्रुति के अनुसार संस्थापक कौन हो गया? वासुदेव हो गया, ठीक है। जनश्रुति के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था, ठीक। अगला, इसकी पत्नी का नाम राजनारायणी देवी था, ठीक है। बसंत देव की पत्नी का नाम मिलता है राजनारायणी देवी, ठीक है। वो भी बागेश्वर लेख में मिलता है। कौन से लेख में मिलता है? बागेश्वर लेख के अनुसार बसंत देव की पत्नी का नाम राजनारायणी देवी था और इसकी उपाधि थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, ठीक है। अगर कोई राजा महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर रहा है तो यानी कि वह स्वतंत्र रहा होगा, ठीक है। तो बसंत देव भी स्वतंत्र राजा रहा होगा, ये तय है, ठीक है, क्योंकि इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है परमेश्वर की, ठीक है। तो इसने जोशीमठ में एक नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। ये जो फैक्ट है ऐसे प्राप्त हो रहे हैं ना, उन्हीं से केवल एक आइडिया मात्र है। जैसे उपाधि हो गई तो ये स्वतंत्र राजा रहा होगा, अगला फैक्ट यही बन गया, ठीक है। इसने जोशीमठ में एक नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर का निर्माण कराने का कारण क्या होता है कि अगर कहीं पे देवता नाखुश हो जाते हैं, ये लोग इन चीज़ों में ज़्यादा भरोसा करते, पुराने ज़माने के लोग हैं तो इन चीज़ों में ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो भूत पिशाच पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और भगवान आदि धार्मिक प्रवृत्ति के भी ये लोग होते हैं। तो कुछ दिक्कतें हो गई होंगी परिवार में, ठीक है। तो इन्होंने जोशीमठ में भगवान की स्तुति के लिए कौन सा मंदिर बना दिया था? नरसिंह मंदिर बना दिया था, ठीक है। नरसिंह मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था, कहाँ पे? जोशीमठ में, ठीक। अगला है स्वर्णेश्वर नामक गांव जो है इन्होंने मंदिर को दान किया था। बागेश्वर के समीप जो है एक मंदिर को इन्होंने स्वर्णेश्वर नामक गांव दान किया था, ठीक है। स्वर्णेश्वर नामक गांव मंदिर को दान किसने किया था? बसंत देव ने दान किया था, ठीक है। एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव दान देने का पुष्टि होता है। अगला है
प्रारंभ में यह स्वतंत्र राजा नहीं था। जो इसकी उपाधि है ये तो ये साबित करती है कि यह एक स्वतंत्र राजा था, ठीक है। इस महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर रहा है तो इसका मतलब कोई इसके ऊपर अन्य सत्ता नहीं थी। लेकिन प्रारंभ में यह स्वतंत्र नहीं था। प्रारंभ में यह किसके अधीन हुआ करता था? कन्नौज के राजा यशोवर्मन के अधीन हुआ करता था, ठीक है। प्रारंभ में यह कन्नौज के राजा यशोवर्मन के अधीन हुआ करता था और बाद में यह स्वतंत्र हो गया। कैसे स्वतंत्र हो गया? यशोवर्मन को कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ से हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तत्पश्चात जब यशोवर्मन हार गया तो क्योंकि इसकी नियुक्ति जो की गई थी शुरुआत में, बसंत देव की जो नियुक्ति की गई थी वो यशोवर्मन के द्वारा की गई थी। लेकिन जब यशोवर्मन युद्ध में हार जाता है तो उस चीज़ का ये फायदा उठाता है और खुद को क्या घोषित कर लेता है? स्वतंत्र घोषित कर लेता है और अपनी राजधानी बना देता है। कहाँ पे? कार्तिकेयपुर में राजधानी की स्थापना कर देता है बसंत देव, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी पहली राजधानी कहाँ हो गई? कार्तिकेयपुर, ठीक है। तो ये हो गया बसंत देव के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगला राजा जो बनता है इसका पुत्र अज्ञातनामा बनता है, ठीक है। इसका पुत्र बसंत देव का पुत्र अज्ञातनामा, ठीक है। अज्ञातनामा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका नाम ही ज्ञात नहीं हो चुका है। शिलालेखों में लिखा गया है बसंत देव का एक पुत्र था, ये था करके, ठीक है। लेकिन पुत्र का नाम जहाँ पे आता है वहाँ पे पूरा अभिलेखी क्या हो चुका है? मिट चुका है। तो विद्वान कहते हैं इसका नाम अज्ञातनामा रख दो, ठीक है, कि नाम ही ज्ञात नहीं है, मिट गया उसका नाम। शिलालेखों से नाम मिट जाने के कारण इसका नाम अज्ञातनामा रख दिया गया है, ठीक है। आइडिया है ये भी अज्ञातनामा, ठीक। अगला बसंत देव के पुत्र के बाद अगला राजा जो बनता है वो खप्पर देव बनता है। कौन बनता है? खप्पर देव। इस खप्पर देव ने जो ये बसंत देव ने जो शुरुआत की थी उस गाड़ी को बहुत आगे तक पहुंचाया था, चरम सीमा तक पहुंचाया था। तो खप्पर देव का काफ़ी योगदान था और इसने राज्य का विस्तार भी बहुत अच्छा किया था। तो इस कारण से इसे खप्पर देव को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। बसंत देव को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? खप्पर देव। और संस्थापक कौन था? बसंत देव, ठीक है। दो संस्थापक होते हैं, एक तो वास्तविक संस्थापक होता है, एक संस्थापक होता है। संस्थापक का मतलब ये होता है कि जिसने स्थापना कर दी लेकिन वो उतना खास उसे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका, लेकिन जिसने उसका चरम लक्ष्य तक पहुंचा दिया, चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया, उसे कहेंगे वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक खप्पर देव ही था, ठीक है, जो कि यशोवर्मन के समकालीन था। यह पॉइंट भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यशोवर्मन के समकालीन बसंत देव भी था, यशोवर्मन के समकालीन ये भी था। लेकिन हमें तो ये प्राचीन तथ्य हैं, आइडिया पर आधारित है, तो हमें दोनों ही याद रख लेना कि बसंत देव शुरुआती पॉइंट तो ये सही है, लेकिन किसी किताब में यह पॉइंट भी मिलता है कि यशोवर्मन के समकालीन कौन था? खप्पर देव था, ठीक है। खप्पर देव यशोवर्मन के समकालीन था। अगला है कल्याण राज, ठीक है। खप्पर देव के बाद जो अगला राजा बना वो बना कल्याण राज। खप्पर देव का पुत्र कौन? कल्याण राज था, ठीक है। खप्पर देव के बाद उसका पुत्र कल्याण राज शासक बना, जिसको कि अधिराज भी कहा जाता था, ठीक है। इसके काल में इसका शासन कम, इसकी पत्नी का शासन ज़्यादा चलता था और पत्नी का नाम है लद्दा देवी, ठीक है। बसंत देव की पत्नी हो गई राजनारायणी देवी और अधिराज या कल्याण राज की पत्नी का नाम हो गया लद्दा देवी, ठीक है। उसके बाद अंतिम राजा हो गया बसंत देव वंश का, बसंत देव के परिवार का अंतिम राजा हो गया त्रिभुवन राज। कौन हो गया? त्रिभुवन राज, ठीक है। त्रिभुवन राज ने किसी किरात पुत्र से संधि की थी। इससे पहले किरात लोग आए थे। किरात लोग कहाँ रह रहे थे? भोटांतिक क्षेत्रों में रह रहे थे, ठीक है। उन किरातों से इसने संधि की थी और उन किरातों को अपना मित्र बनाया था, ठीक है। संधि करने के बाद क्या बनाया था? अपना मित्र बनाया था। किरातों के साथ इसने संधि की। किसने? त्रिभुवन राज ने किरातों से संधि की थी, ठीक है। अगला व्याघ्रेश्वर मंदिर सुगंधित द्रव्यों के लिए सुगंधित द्रव्यों के उत्पादन के लिए भूमिदान दिया था, ठीक है। इसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर पड़ता है व्याघ्रेश्वर मंदिर, ठीक है, बागेश्वर में। वह मंदिर सुगंधित द्रव्यों के उत्पादन के लिए उस मंदिर को भूमिदान दिया था, ठीक है। भूमिदान से क्या होगा कि भूमिदान दिया जाएगा तो भूमि से कर आएगा, वो कर किस पे खर्च होगा? मंदिर पे खर्च होगा। कौन से मंदिर पे? व्याघ्रेश्वर मंदिर पे, ठीक है। व्याघ्रेश्वर मंदिर माने बागेश्वर मंदिर। अगला पाल नरेश धर्मपाल ने इस राजवंश पे आक्रमण किया और इस राजवंश का क्या हो गया था? अंत हो गया। इस परिवार का अंत हो गया था, ठीक है। राजवंश तो अभी आगे भी चलेगा, कार्तिकेयपुर राजवंश, लेकिन जो ये बसंत देव का वंश है इसका क्या हो गया था? अंत हो गया, जब किसने? पाल नरेश धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, ठीक है। तो यहाँ से खत्म हो गया। त्रिभुवन राज के बाद उसका कोई बेटा राजा नहीं बना। अगला राजा जो आएगा वो बाहर से आएगा, ठीक है। अगला परिवार भी चलेगा उसका। तो एक परिवार का वंश खत्म, एक परिवार का शासन खत्म हो चुका है। इसमें एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, एक किताब का नाम स्टडीज इन स्कंद पुराण के लेखक कौन है? LB अवस्थी है, ठीक है। स्टडीज इन स्कंद पुराण किसने लिखी है?
LV अवस्थी ने लिखी है। ठीक, तो फाइनली जो है बसंत देव का परिवार जो है पाल के आक्रमण को नहीं झेल सका और उसका क्या हो गया था, अंत हो गया था और एक नए राजवंश की स्थापना होती है। एक नए वंश की स्थापना, एक नया परिवार शासन करने के लिए आता है, उस परिवार का नाम है निम्बर का परिवार। निम्बर का परिवार हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।